अबे जी क्या है? ये पार्ले के पीछे लगा हुआ जी नहीं है। तो वो कहते हैं ना, कहावत भी है, जो तन बीती वो तन जाने। जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक बहुत इजी ट्रिक अगर शॉर्ट में याद करूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्त दोस्त से याद रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दुश्मन से याद रखो। एक कहानी नहीं सुनी क्या तुमने ग्रेविटी के ऊपर? एक बड़ी पॉपुलर सी कहानी है। न्यूटन बाबा एक दिन अपने बगीचे में बैठे थे, नीचे से किताब पढ़ रहे थे। स्टार्ट करते हैं क्या नया चैप्टर, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन क्या है बताओ तो, किसी पता तो हो गया, आज तक सुना होगा, बताओ। एक्सटर्नल फोर्स। और ये मैंने इसको खिसकाया, ये भी ग्रेविटी है। तो आप तो कह रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो लगाया मैंने, कैसे ग्रेविटी हो गई है? एक कहानी नहीं सुनी क्या तुमने ग्रेविटी के ऊपर? एक बड़ी पॉपुलर सी कहानी है। न्यूटन बाबा एक दिन अपने बगीचे में बैठे थे, नीचे से किताब पढ़ रहे थे। हुआ क्या, एक बाय डिफॉल्ट वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो उन्होंने देखा कि सेब उनके सर पे गिरा, उनके सर पे सेब गिरा। वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके सर पे क्या गिरा? सेब गिरा। तो उन्होंने, ठीक है, इंसान कभी भी कोई नई चीज कब खोज करता है? जब उसको उस पुरानी वाली चीजों से दिक्कतें होने लगती है। तो उन्होंने दिमाग में उन्होंने कहा यार ये सेब मेरे ऊपर गिरा, लगी, तो ये ऐसा क्यों हुआ? नहीं तो उन्होंने उससे पहले कई चीजें ऊपर से नीचे गिरती हुई नहीं देखी होंगी क्या? यार साइंटिस्ट है, क्यों नहीं देखी होंगी यार? बच्चा देख लेता है, कोई भी चीज ऊपर से फेंको नीचे तब भी तो गिरी रही थी पहले भी। या उन्होंने खोजी कि ग्रेविटी होती है तभी से ग्रेविटी खींचने लगी, तब तक कोई ग्रेविटी खींच ही नहीं रही थी ना। तब वो ग्रेविटी कब उन्होंने खोजी? जब उनके ऊपर सेब गिरा। तो मतलब वो कहते हैं ना, कहावत भी है, जो तन बीती वो तन जाने। जो तन बीती वो तन जाने, जिस बॉडी पे बीतती है वही जानता है प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो उनके ऊपर गिरा तो तब उन्हें लगा यार ये लग गई, अब ये ऐसा हुआ क्यों? अगर नॉर्मल उनके बगल में गिरा होता, वो उठाते खाते बस दोबारा से बुक पढ़ने लग जाते, होता है ऐसी कुछ सिनेरियो। लेकिन इस बार उनके सर पे गिरा तो उन्होंने फिर सोचा कि ये ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा भाई? ये ऊपर से ऐसे स्लांट होते हुए ऐसे क्यों नहीं जा रहा है? या फिर ऊपर से ऊपर को क्यों नहीं जा रहा है? वो नीचे को ही क्यों गिर रहा है? तो तब उन्होंने एक लॉ दिया, एक थ्योरी दी, जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। क्या है? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन अगर हम सिंपली बोलें तो ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच बीच में लगता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में। एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में, मैं कह रहा हूं मैं और मार्कर के बीच में भी ग्रेविटेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन लग रहा है। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को एक ग्रेविटेशन में और एक ग्रेविटी में, दोनों अलग अलग है, ये याद रख लो। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर समझ लो। ग्रेविटेशन क्या होता है? कोई भी दो बॉडी के बीच के अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। कोई भी दो बॉडी के बीच में अगर वो अट्रैक्ट कर रही है तो हम क्या कहेंगे? वो दोनों में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटी क्या होती है? वो दो बॉडीज के बीच का तो है, लेकिन उनमें से एक बॉडी फिक्स है, कौन? अर्थ। ग्रेविटी हमेशा अर्थ और किसी दूसरी बॉडी के बीच में लगती है, ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन कोई भी दो बॉडीज के बीच में लग सकता है। वंस मोर, मैंने क्या कहा? ग्रेविटेशन कोई भी दो बॉडीज, ए बॉडी बी बॉडी, कोई भी दो बॉडीज है, इनके बीच में जो लगेगा मैं उसे क्या कहूंगा? ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटी क्या होगा? दो बॉडीज ही होंगी, लेकिन एक इसमें पता है हमें क्या होने वाली है? अर्थ। और दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस समझ में आया? सबसे पहला चीज जिसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आया? कोई डाउट कि ग्रेविटेशन कोई भी दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन है, और ग्रेविटी क्या है? वो भी दो बॉडी के बीच का ही अट्रैक्शन है, लेकिन उनमें से एक बॉडी कौन है? अर्थ है। एक बॉडी कौन है? अर्थ है। ए अर्थ है और दूसरा कोई भी चीज हो सकती है। समझ में आया? तो कभी भी हम जब अर्थ की बात करते हैं तो ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन जब मैं मून की बात करता हूं तब ग्रेविटी वर्ड यूज नहीं करूंगा। तब कौन सा वर्ड यूज करूंगा? ग्रेविटेशन। वर्डिंग पे ध्यान दो, देखो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है और नेग्लिजिबल है। स्कूल में अगर आप मून में भी कहोगे कि ग्रेविटी कितनी है तो नेग्लिजिबल है, टीचर कहेगा। टीचर अगर कहेगा कि मून में ग्रेविटी कितनी है, आप बताओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझो कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दो अलग अलग चीजें हैं।
डिफरेंस मैंने बता दिया कि ग्रेविटेशन, मैं कह रहा हूं मून और सन के बीच का अट्रैक्शन को क्या कहूंगा मैं? ग्रेविटी नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? ग्रेविटेशन। और अर्थ और एप्पल के बीच का जो अट्रैक्शन था, जो न्यूटन बाबा ने देखा, उसे क्या कहूंगा? ग्रेविटी। मेजर डिफरेंस है ये, समझ गए? पक्का? तो मैंने क्या कहा, जब बैठे थे वो पेड़ के नीचे, तो उन्होंने उसके लिए, जब उन्हें लगा कि यार क्या ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने लॉ निकाला। क्या निकाला? लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ, अच्छा मजे की बात सुनना, हमने आज तक इतने लॉ पढ़े, बहुत सारे लॉ पढ़ लिए, इस लॉ में ऐसा नाम में क्या अंतर अलग है मुझे बताओ? यूनिवर्सल लगा है। आज तक किसी लॉ में, बहुत आगे देखोगे आप, अभी तक कोई ऐसा लॉ पढ़ा 9th तक कि जहां पे यूनिवर्सल लिखा हो आगे से? नहीं देखा। रेयर हो कभी देखा हो, नहीं, क्योंकि अच्छा इसको यूनिवर्सल क्यों कहा गया? क्योंकि ऑल ओवर यूनिवर्स, ऑल ओवर यूनिवर्स, ब्रह्मांड में हर जगह एप्लीकेबल है। ब्रह्मांड में हर जगह एप्लीकेबल है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ग्रेविटी नहीं कहा, क्योंकि ग्रेविटी कहां एप्लीकेबल थी? सिर्फ अर्थ तक ही थी ना। लेकिन ग्रेविटेशन कहां है? ऑल ओवर यूनिवर्स। समझ में आया? पक्का? हेडिंग समझते? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का है, लॉ है दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स है, उसको हम कह रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन यूनिवर्सल मतलब क्या है? ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। यूनिवर्स में कोई भी चीजें हो वो आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो क्या हो रहा है उनके बीच में? ग्रेविटेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन। समझ में आया? तो और इसका लॉ बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझाऊंगा। सिर्फ दो चीजें याद करनी है, सिर्फ दो चीजें, याद भी नहीं करनी है, मैं अभी बता रहा हूं। देखो मैंने क्या कहा, अच्छा अट्रैक्शन मिनिमम, अट्रैक्शन के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, मतलब कितनी चीजें चाहिए? दो, मिनिमम दो ना। मैं अकेला किससे अट्रैक्ट करूंगा? कर सकता हूं क्या? मिनिमम कितनी चीजें चाहिए? दो। तो मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, एक ये बॉडी है ए और एक ये बॉडी है बी। ठीक हो गया? कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आर। इसका मास कितना है? पहली बॉडी का मास होगा m1 और सेकंड बॉडी का मास कितना है? अब समझो, बस ये समझ में आ गया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आ गया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसके? जो दो बॉडी लिए उनके मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर। क्या था? डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच की। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो चीजें याद करनी है। क्या क्या कहा? कि जो उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, मैं इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का मास लूंगा, उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फोर्स इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के। अब ये बताओ मुझे, डायरेक्टली और इनवर्सली किसको नहीं आता? सबको आता है? पक्का? नहीं आता तो बताओ, मैं समझा दूं। देखो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एक बहुत इजी ट्रिक अगर शॉर्ट में याद करूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्त दोस्त से याद रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दुश्मन से याद रखो। कैसे? देखो मैं कह रहा हूं यार, मान ले मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरे पैसे चोरी हो गए, तो मेरा दोस्त खुश हो गया, थोड़ा उसे यार दुख होगा कि यार उसके पैसे चोरी हो गए। क्या होगा बताओ? थोड़ा दुख होगा ना। तो मतलब मेरे पे कुछ असर हुआ, जैसा असर मेरे पे हुआ, मेरे पैसे को मैं थोड़ा दुखी हूं, तो मेरा दोस्त भी क्या है? दुखी होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जैसा इसके साथ चेंज होगा वैसे इसके साथ भी, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समझ में आया? कब? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं कह रहा हूं दूसरा केस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। किसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दुश्मन का है। मतलब मैं कह रहा हूं मेरे पैसे खो गए, तो मेरे से जो थोड़ा खार खाता है, वो क्या खुशी हो, दुख होगा या खुशी होगी? उसको खुशी होगी थोड़ा, यार उसके पैसे चोरी हो गए, वो 10 लोगों को बताएगा। तो मैं जब घट रहा था, मेरे जब कुछ चीज गलत हुआ, तो ये क्या हो रहा था? खुश हो रहा था। जब मेरा कुछ अच्छा होगा तो ये क्या हो रहा होगा?
दुखी हो रहा होगा। तो एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, इसके घटने से ये वाला बढ़ेगा। समझ में आ गया डायरेक्टली और इनवर्सली का कॉन्सेप्ट? पक्का? कोई डाउट? तो देखो, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली देखने में कैसे पता चले? जो आमने सामने हैं वो क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो ऊपर नीचे होंगे वो क्या होंगे? इनवर्सली। ऐसे ऊपर नीचे नहीं, एलएचएस आरएचएस में ऊपर नीचे। ये देखो, ये ऊपर है एलएचएस में, ये आरएचएस में नीचे है, तो मैं क्या कहूंगा कैसे हैं एक दूसरे के? इनवर्सली। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? तो अब हम आते हैं लॉ में। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? कंबाइन करके लिखूंगा तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिख सकता हूं। इन दोनों को कंबाइन करा एक साथ लिखा तो यही तो आएगा, लिख सकता हूं। अब मैंने पहले भी बताया है क्या, जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है, ये कहां पढ़ा था? मोमेंटम सेकंड लॉ में पढ़ा था। जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तब तब क्या होता है? इक्वल टू आता है, और साथ में दहेज में क्या लेके आता है? कांस्टेंट। बताया है जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो इसके बदले क्या आएगा? इक्वल टू, और साथ में कौन आएगा? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। क्या है वो? F इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा? प्रोपोर्शनलिटी हटी, इक्वल टू ले आया, साथ में क्या ले आया? एक कांस्टेंट जिसका नाम क्या है? G। बाकी सेम ऐसे ही रहा सेम। ये आ गया फॉर्मूला, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा अब ये बताओ, आपके लिए अननोन चीज क्या है यहाँ पे? F पता है क्या है? फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। m1 m2 क्या है? इन दोनों के मास है। r क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये G क्या है? ये पार्ले के पीछे लगा हुआ G नहीं है। क्या है ये? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट है इतना तो समझ आया, लेकिन ग्रेविटेशनल क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशन का लॉ है। तो कौन सा कांस्टेंट होगा? G इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई ये चीज समझ? पक्का? G क्या है समझ में आया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये बताओ, जो चीज कांस्टेंट होती है वो कभी बदल सकती है क्या? कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है? जो चीज परमानेंट रहे, जो चीज परमानेंट रहे। तो G की वैल्यू भी कभी नहीं बदलती, G की वैल्यू भी कभी नहीं बदलती। और G की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये याद नहीं करना, यूनिट को याद मत करना, निकालना सिखा रहा हूं। ये है किसकी यूनिट? G की। तो G का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन, यही तो बनेगा। अगर G का फॉर्मूला निकाल लो तो R इधर जाएगा, m1 m2 नीचे। अब बताओ F की यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। R की रेडियस है, रेडियस किस में होता है? मीटर में। तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन मास किस में होता है? केजी में, केजी इंटू केजी। तो देखो यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है? केजी स्क्वायर। तो ऊपर जाएगा तो या तो ऐसे लिख लो, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर यहाँ पे माइनस पे दिख रहा है, पावर में -2 है, मतलब ये कहाँ रहा होगा? अपॉन में रहा होगा। या तो ऐसे करके लिखो या ऐसे। अब समझ में आया जी की यूनिट ये कैसे बनी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई डाउट? पक्का? तो ये है कहानी। देखो एक बार सम अप कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था? हमने दो ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? r है, और उनका मास कितना है? m1 और m2। तो क्या कहते थे न्यूटन बाबा कि जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में, पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। मैंने क्या कहा? सिर्फ ये दो चीज याद रखो, लॉ खुद बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स अप्लाइड ऑन द बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो लिखा, उसके बाद ये दोनों लिखे, इनको कंबाइन करा तो ये कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब आपको पता है जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है क्या आता है? इक्वल टू आता है, और साथ में एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट लिखा, बाकी वही। अब मैं, ये है फॉर्मूला आपका। ये किसका? दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स निकाल रहा था मैं, वो ये फॉर्मूला है। अगर आपसे कहे कि फोर्स निकालो, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे?
समझ में आया? तो g क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 और r आपको पता है क्या है, और g का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट है तो हमेशा सेम रहेगी 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर बाय चांस यूनिट याद नहीं है, भूल गए, क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला तो याद है, ये भी फॉर्मूला याद नहीं, बना लो, कितना टाइम लग रहा है, ये दो याद है तो फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बना, इसकी हेल्प से जी का फॉर्मूला, अब फोर्स की यूनिट न्यूटन, रेडियस की मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मास की केजी इंटू केजी, तो यूनिट क्या बन के आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आया समझ में? पक्का? कोई डाउट? मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग का, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पक्का? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? पक्का? चलो।